वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के बारे वीडियो में बात करूंगा मैं पैसे के बारे में। ठीक है, जो मनी है वो हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, लाइफ को डोमिनेट करता है। और अगर मनी नहीं हो तो हम सब जानते हैं कि लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। और इनफैक्ट ये बोला भी गया है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा जो कर्ज है वो है लैक ऑफ मनी। ठीक है, कि पॉवर्टी से बड़ा कोई कर्ज नहीं है। तो पैसे की हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा पैसे की हिस्ट्री। जो मनी की आज की डेट में हम जानते हैं कि जो यूएस का डॉलर है वो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। पर क्या हमें पीछे कहानी पता है कि पैसा कैसे इतना मतलब यहाँ तक पहुँचा? कहानी क्या है इस पैसे की, पूरी मनी की? तो आज बहुत सिंपल टर्म्स में आपसे बात करूँगा। सुन लेना इस वीडियो को, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, वंस अगेन मैं पहले ही बोल दूँ वीडियो की, मैं कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा इंटरनेट से वो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल। और आपको लगता है कि मैं गलत हूँ कहीं तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, तो मैं भी आप लोगों से सीखूँगा और अपने व्यूज़ को मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। बहुत पहले स्टार्टिंग हुई जब पैसे की, तो पहले इसमें आता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि भाई मुझे चाहिए सेब, सामने वाले को चाहिए आम। मेरे पास आम है, सामने वाले के पास सेब है, तो हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मेरे पास है, मुझे जो चाहिए वो उसके पास है। तो ये बड़ा इजीली काम हो जाता था। प्रॉब्लम कहाँ आना शुरू हुई कि मुझे तो चाहिए सेब, लेकिन सामने वाले को आम नहीं चाहिए, सामने वाले को कुछ और चाहिए। मान लो सामने वाले को कोई बुक चाहिए, अब बुक मेरे पास नहीं है, बुक किसी और के आदमी के पास है, लेकिन उसके पास बुक तो है लेकिन उसको वो नहीं चाहिए जो उसको चाहिए, उसको चाहिए सेब। तो ये प्रॉब्लम हो गई, खिचड़ी पक गई। फिर कैसे एक्सचेंज करें आपस में चीज़ें? तब वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, तरीके से आप समझ लो, एक वैल्यू का, जो बीच में कॉमन एक वैल्यू जो तीनों को यूनाइट करे, तीनों को चीज़ें तीनों खरीद सकें एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से आपस में एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, तो स्टार्टिंग हुई थी गोल्ड से। अगर मैं बोलूँ तो गोल्ड की हमेशा से ना बड़ी ही इंपॉर्टेंस रही है कि गोल्ड को बनाया गया एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सिल्वर ने भी काफ़ी डोमिनेट किया है, बट अभी मैं गोल्ड की ज़्यादा बात करूँगा, गोल्ड के अराउंड चीज़ों को घुमाऊंगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड ही आगे जाके फ्यूचर में भी चीज़ों को टर्न अराउंड करा है गोल्ड ने। तो जो गोल्ड है, ठीक है, तो जैसे कि अभी क्या है, जैसे कि आप, अब अगर गोल्ड की बात करूँ तो सिंपल समझो, आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, तो आज आप मानते हो कि यार ये 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये है, 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये है। क्यों मानते हो आप? ठीक है, क्योंकि आप कहोगे अरे यार उस पर तो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं नोट पे। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब लोग ऐसे मानते नहीं थे। लोग कहते हैं यार हम क्यों मानेंगे, तो पेपर का नोट है, ऐसे क्यों माना जाए? पेपर को, नेट को मैं क्यों 10 रुपये मानूँ, इस पेपर के नोट को मैं क्यों मानूँ कि इसकी 100 रुपये वैल्यू है? क्या इसके पीछे वो है? इसकी इसकी कोई अपने आप में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो खाली पेपर है, कैसे मान लें हम? तो गवर्नमेंट ने बोला था एक टाइम पे कि अगर आप, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कि ये 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये इसलिए है क्योंकि ये 10 रुपये अगर आप बैंक के पास लाओगे तो बैंक आपको 10 ग्राम सोना देगा, गोल्ड देगा। 100 रुपये है तो 100 रुपये अगर आप बैंक के पास लाओगे तो बैंक आपको 100 ग्राम सोना देगा। ये मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि 100 रुपये लेके जाओगे 100 ग्राम ही सोना मिलेगा। एक हाइपोथेटिकल समझाने के लिए ईजी रहता है समझने में। ठीक है, तो मतलब वो जो वैल्यू थी उस नोट की, वो थी बैक्ड बाय गोल्ड। गवर्नमेंट जो है वो जो नोट छाप रही है, ठीक है, जो जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक जो नोट छापता है वो तब छापेगा, उतने नोट छापेगा सिर्फ जितना उसके पास बैकअप करने के लिए गोल्ड होगा। 100 के नोट तभी छापे जाएंगे जब उतना गोल्ड होगा पीछे सेंट्रल बैंक के पास, अदरवाइज वो नोट नहीं छापे जाएंगे। ठीक है, तो गोल्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हर कंट्री के सेंट्रल बैंक उतने ही नोट छाप सकते थे जितना उनके पास पीछे गोल्ड रिजर्व में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ बताऊँ गोल्ड के बारे में। गोल्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोल्ड, आप सोचो, गोल्ड हमें माइनिंग से मिलता है, पर माइनिंग ये आया कहाँ से? अगर मैं बात करूँ माइनिंग में आया कहाँ से, जो ज़मीन के अंदर भी गोल्ड, ज़मीन के अंदर भी गोल्ड बाहर से आ रहा है, आपको पता है? अर्थ के बाहर, स्पेस से आता है। जब स्टार मरता है ना तो सुपरनोवा बनता है, वहाँ से आया है। ठीक है, और जो एस्ट्रॉइड टकराते थे अर्थ पे, वहाँ से हमारे अंदर गोल्ड आया जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी। थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है, गोल्ड आया कैसे। ठीक है, जो आज हम ज़मीन के अंदर से गोल्ड निकालते हैं माइनिंग कर करके, ठीक है, वो गोल्ड भी बाहर से आया है, या अर्थ पे नहीं था, बाहर से आया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक चला गया। तो फिर गवर्नमेंट, सब सारी गवर्नमेंट्स ने कहा कि उतना ही हम नोट छाप पाएंगे जितना हमारे पास पीछे बैंक में गोल्ड पड़ा हुआ है।
तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलती थी जब तक पीसफुल टाइम था, मतलब आपस में सब सारे नेशंस पीस के थ्रू रह रहे हैं, तब तक सब चीज़ें मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वॉर हो जाता था तो सब बंटाधार हो जाता था, क्योंकि वॉर के टाइम पे ना गवर्नमेंट ने देखना बंद कर दिया कि हमारे पीछे गोल्ड पड़ा है कि नहीं पड़ा। उन्होंने धड़ाधड़ नोट छापने शुरू कर दिए। क्यों ऐसा हुआ वॉर के टाइम पे? क्योंकि वॉर के टाइम पे क्या होता है, सबको वेपन्स बनाने हैं, सबको बड़े बड़े टैंक बनाने हैं, तोप बनानी है, बम बनाने हैं। तो उस टाइम कोई नहीं सोचता कि गेम फेयर है कि नहीं है, सबको बस ये होता है कि एनिमी को हमें डिस्ट्रॉय करना है और खुद को बचाना है। तो वॉर के टाइम पे सारी जो कंट्रीज थी भूल जाती थी, सब धड़ाधड़ धड़े से नोट छापने शुरू कर देती थी। भले ही उतना बैंक में उनके पीछे सेंट्रल बैंक में उतना गोल्ड होता नहीं था रिजर्व में, लेकिन बस धड़ाधड़ नोट छापे जा रहे थे। अब इससे क्या होता है, जब भी इस तरह की चीज़ होती है कि धड़ाधड़ नोट छापे जाएंगे तो इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे ही वॉर ख़त्म होता था तो फिर ये सब ठीक हो जाते थे। लेकिन जैसे ही वॉर स्टार्ट होता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो धड़ाधड़ नोट छापे गए, फिर महंगाई आ गई। ठीक है, फिर ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, 1917-18 तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर 1929 में फिर डिप्रेशन आ गया, ग्रेट डिप्रेशन। फिर जब सेकंड वर्ल्ड, तो मतलब पीस के टाइम पे जब सब नॉर्मल हो जाते थे, वैसे ही हो जाते थे जैसे पहले थे कि भैया उतना ही नोट छापा जाएगा जितना बैंक में पड़ा है। बट जैसे ही वॉर आता था ये फिर वैसे ही हो जाते थे, फिर सब मक्कारी देते थे, फिर धड़ाधड़ नोट छापते थे, फिर सब भूल जाते थे। तो अब हुआ क्या, सारी कंट्रीज जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उनको समझ में आया ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, ये तो सब ऐसे मनमानी चलेगी तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वर्ल्ड में क्योस मच जाएगा। ठीक है, हम सुनते ही नहीं है, हम तो गोल्ड के साथ पे चले ही नहीं थे। तो यूएस की उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस थी वर्ल्ड में। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस एक बहुत बड़ी सुपर पावर निकल के आ गया था, उसकी पूरी डोमिनेंस बन गई थी पूरी दुनिया पे। तो यूएस ने कहा भाई सुनो एक बात, अब तुम्हारी सारी जितनी भी कंट्री हैं इन सब का, ये सबकी जो करेंसी है आप तुम लोगों की सबकी, ये मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे डॉलर पे। मतलब दुनिया में जितनी भी देश हैं, जितने भी नेशंस हैं, उनकी करेंसी अब डिपेंडेंट होगी गोल्ड पे नहीं। अभी तक तो गोल्ड पे डिपेंडेंट थी, अब गोल्ड पे डिपेंडेंट नहीं होगी, डॉलर पे डिपेंडेंट होगी। डॉलर किस पे डिपेंडेंट होगा? लेकिन डॉलर डिपेंडेंट होगा गोल्ड पे। दुनिया की सारी करेंसी अभी तक गोल्ड पे डिपेंडेंट थी, वर्ल्ड वॉर 2 की बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, तो डिसाइड हुआ कि अब दुनिया की सारी करेंसी गोल्ड पे डिपेंडेंट नहीं होगी, दुनिया की सारी करेंसी अब होंगी डॉलर पे डिपेंडेंट। गोल्ड की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता था, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। और लेकिन जो यूएस डॉलर है ये गोल्ड पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से यूएस डॉलर की स्टार्टिंग हुई एज अ डोमिनेट करने की, डोमिनेंस की, एक्सट्रीम डोमिनेंस की। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम्स और आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, प्रॉब्लम्स कैसे आना स्टार्ट हुई कि सारी कंट्रीज पहुंच जाती थी यूएस के पास कि भैया लो पैसे लो, ठीक है तुम, हम तो डॉलर पे डिपेंडेंट है, ठीक है इतने पैसे लो, डॉलर दो, और फिर वो कहते थे ये पकड़ो डॉलर, अब तुम हमें गोल्ड दो। तो यूएस का सारा गोल्ड आना स्टार्ट हो गया, यूएस पे काफ़ी गोल्ड था वो। अब यूएस ने देखा भैया उन्होंने तो एक पॉलिसी बना दी है, तो यूएस का जो गोल्ड है धीरे धीरे खाली होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सारी कंट्रीज अपनी करेंसी लेके आ जाती थी यूएस के पास, कहते थे ये पकड़ो करेंसी हमारी, हमें बदले में डॉलर दो। अब जैसे डॉलर मिलता था कहते ये लो डॉलर, डॉलर से हमें गोल्ड दे दो। तो यूएस के पास गोल्ड खाली होना स्टार्ट हो गया। तो अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई यूएस के लिए, खुद के लिए। फिर यूएस ने क्या किया, तो यूएस ने बोला कि भाई सुनो, अब मेरा भी जो बैकअप है ना गोल्ड पे जो था, अब मैं इस पॉलिसी को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कंगाल हो जाऊँगा, तुम मेरा सारा गोल्ड लेके जा रहे हो। तो अब क्या हुआ पता है, फिर दुनिया की सारी करेंसी डिपेंडेंट थी यूएस के डॉलर पे, और यूएस का डॉलर अभी तक किस पे डिपेंडेंट था? गोल्ड पे। बट अब यूएस ने कहा ये पॉलिसी है नहीं, तो उन्होंने गोल्ड भी हटा दिया। तो अब क्या है, सारी करेंसी यूएस के डॉलर पे डिपेंडेंट है, यूएस का डॉलर किस पे डिपेंडेंट है? किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सब हवा में। ठीक है, तो सारी की सारी एक तरीके से करेंसी कैसे हो गई? हवा में हो गई, कोई पीछे बैकअप नहीं है। गोल्ड का बैकअप हट गया, गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब सारी करेंसी क्या हो रही थी? हवा में घूम रही थी, तो उसको बोलते हैं फ्लोट। ठीक है, तो सारी करेंसी फ्लोट कर रही थी, कोई बैकअप नहीं है, सिर्फ एक ट्रस्ट पे चल रहा है, एक कहानी है, एक स्टोरी है, हम मान के चल रहे हैं कि हाँ भैया वैल्यू है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा मैंने आपको हिस्ट्री बताई, कैसे गोल्ड पे हम डिपेंडेंट थे, गोल्ड का कितना इंपॉर्टेंस था, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है, और फिर कैसे अब ये स्टैंडर्ड हट चुका है। अब चाहे ठीक है तो कितना भी छापा जा सकता है, बट छापते नहीं है, क्योंकि अगर हम जितना मर्जी करेंसी छापने लग जाएंगे, ठीक है अनलिमिटेड सप्लाई हो जाएगी मार्केट में, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। बट चाहे तो ऐसा करा जा सकता है, क्योंकि पीछे गोल्ड
का अब कोई रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है। तो ये बहुत सिंपल वे में आपको हल्का सा मैंने हिस्ट्री बताई है कि कैसे मनी की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, हमारा नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।